आप सबका स्वागत है फिर से विज़न है ग्लोबल में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया का सबसे हॉट टॉपिक। यहाँ पे ये हॉट टॉपिक नहीं है कि मज़दूर अपने घर पहुँच पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ये हॉट टॉपिक नहीं है कि लोगों को लॉकडाउन में खाना मिल रहा है कि रोज़गार मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे फ़िलहाल हॉट टॉपिक चालू है, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो इसी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे थोड़ा फैक्टफुल वे से। और मैं कोई भी प्लेटफॉर्म को ये नहीं कहूँगा कि ये सही कितना है, ये कितना गलत है। मैं बस इतना कहूँगा कि क्या चीज़ हमने अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो आपने जैसे देखा ही है कि आज 28 मई 2020 को टिकटॉक ने अपनी रेटिंग को फिर से पा लिया है। आज टिकटॉक की रेटिंग फिर से 4.4 पे पहुंच चुकी है। तो इससे जो हेटर्स थे टिकटॉक के, उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया कि हमने तो इतने सारे रिव्यू दिए थे, इतनी सारी रिपोर्ट की थी, इतनी सारा सब चीज़ किया था, फिर भी टिकटॉक की रेटिंग फिर से कैसे हो गई। क्या उनका सीईओ तो चेंज नहीं हो गया? क्या उन्होंने टिकटॉक ने यूट्यूब को पैसा तो नहीं दिया? क्या यूट्यूब ने टिकटॉक से पैसा लिया है कि वो फिर से अपनी रेटिंग को कर ले और हमारे नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट कर दे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि अगर यूएसए चाइनीज़ ऐप के लिए अपने पास में पैसे लेगा और उसकी रेटिंग को ठीक करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहले ही यूएसए और चाइना के बीच में जो अभी कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है कि वहाँ की जो सरकार और चाइना की सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू है। तो वैसे ही ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी ऐप अपनी ऐप की रेटिंग ठीक करने के लिए किसी दूसरे ऐप को पैसा दे या कुछ है। ये तो सिर्फ एक गूगल की एक रिप्रेजेंटेटिव टीम रहती है जो थर्ड पार्टी रहती है। थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेटिव टीम देखती है कि जो ऐप के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही है वो उसके अंदर बैठ रही कि नहीं है, क्या वो पॉलिसीज़ गाइडलाइन के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, क्या वो रिपोर्टिंग जो है ऐप के फीडबैक जो है, जो आप फीडबैक देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, स्टार देते हैं ऐप को, जैसे कि आपने 5 में से 1 स्टार दिया किसी ऐप को और आपने अपना रिव्यू लिखा कि क्यों आपने उसको 1 स्टार दिया, क्या आपको ऐप पसंद नहीं आई, क्या आपके प्राइवेसी से छेड़छाड़ हो रही है, क्या आपके ऐप में कुछ फॉल्ट है। तो इससे क्या होता है कि जो डेवलपर रहता है उसको पता लगता है कि उसके ऐप में क्या प्रॉब्लम है, उसके ऐप में उसको क्या इम्प्रूवमेंट करना है और उसको किस प्रकार से इसमें अपडेट लाना है और क्या उसमें बग्स है। ये सबसे क्लियर बात है कि आपकी रेटिंग, आपके कमेंट वो लोग रिव्यू करते हैं और उसके बाद में अपने ऐप में डेवलपमेंट लाते हैं। ठीक है, पर गूगल की बहुत सारी पॉलिसीज़ है। हर एक चीज़ को बनाने के बाद में गूगल प्ले स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, एप्पल का जो स्टोर है, सब स्टोर की एक पॉलिसीज़ रहती है कि वो ऐप डेवलपर को भी उतना ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे जितना वो यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है। जितना प्रोटेक्शन ऐप यूज़र को प्रोवाइड होता है उतना ही प्रोटेक्शन ऐप डेवलपर को प्रोवाइड होता है कि वो लोगों के फीडबैक को ले और ऐप को डेवलपमेंट करें। और साथ ही साथ अगर यूज़र और मैसिव रिपोर्टिंग हो गई जो गलत है या जो उस कंटेंट के साथ में फिट नहीं बैठ रही है, तो भी उनको इतनी स्वतंत्रता रहती है उस पॉलिसी के कारण कि वो लोग उनके ऐप में आई हुई गलत रेटिंग्स का रिव्यू गूगल को दे और गूगल उसको चेक करे कि हाँ जो मैसिव रिपोर्टिंग आई है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं, आपको गूगल पे अगर आपको ये पॉलिसीज़ क्लियरली पढ़नी है तो आपको कुछ नहीं डालना। तो आप गूगल में इसको, अगर आपको इस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना है तो आप जाइए गूगल में, गूगल प्ले स्टोर स्पैम एंड फेक रिव्यू पॉलिसी। तो आप जब इस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक पॉलिसी आएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो रेटिंग्स एंड रिव्यू पोस्टिंग पॉलिसीज़ है वो किस प्रकार है, गाइडलाइंस कैसी है कि आप एक गुड रिव्यू कैसे लिख सकते हैं। गुड रिव्यू के लिए एक ऐसा है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका रिव्यू उस ऐप के डेवलपमेंट के लिए कितना यूज़फुल है। आपको उसमें पॉजिटिव भी लिखना है, नेगेटिव भी लिखना है। नेगेटिव लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उस चीज़ में वो बग है तो आपको उसको मेंशन करना ज़रूरी है, ये पॉलिसी कहती है। और आपको ये भी कहा जाता है कि आप ठीक तरीके का ग्रामर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका कंटेंट रिव्यू होने वाला है, आपका फीडबैक रिव्यू होने वाला है, उस ऐप के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि आपको उस स्टेट में भी अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपको उस ऐप डेवलपर को कुछ गलत नहीं बोलना है, उस ऐप डेवलपिंग की टीम को कुछ गलत नहीं बोलना है, जिससे उनका मोरल डाउन ना हो, उनके ऐप डेवलपमेंट टीम के मेंटल जो हेल्थ है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, दूसरे स्पैम एंड फेक रिव्यूज़, यही मेन कारण था कि टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो 4.4 से सीधा 1.3 पे आ चुकी थी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी टिकटॉक इंडिया के लिए कि हमारी जो रेटिंग्स है वो डायरेक्ट 4.4 से इतनी नीचे कैसे आ सकती। तो मैसिव रिपोर्टिंग हुई अब इंडिया में, जो मैटर हुआ यूट्यूब से टिकटॉक, उसके कारण बहुत सारी मैसिव रिपोर्टिंग हुई, जिसके कारण जो प्ले स्टोर में हम जाते थे डायरेक्ट 3 डॉट्स दबा के रिपोर्ट कर देते थे एंड वहाँ पे कमेंट लिखते थे, 1 स्टार देते थे, फीडबैक में ऐसा लिखते थे कि जैसे कि वी आर इंडियन एंड वी
हमको ये ऐप हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है। हम लोग भारत की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हम लोग इस ऐप को नहीं रहने देंगे, ये टेररिज्म फैला रहा है, ये बहुत गलत गलत चीज़ें फैला रहा है, ये वो। तो ठीक है कि हर जैसे यूट्यूब में भी कुछ क्रिंज कंटेंट होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अडल्ट होती है, जो चाइल्ड लोगों के लिए, जो बच्चों के लिए और जो बड़ों के साथ में हम देख नहीं सकते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो यूट्यूब में भी होती है, फेसबुक में भी होती है, इंस्टाग्राम पे भी होती है, और साथ साथ टिकटॉक में भी होती है। अब टिकटॉक क्या करता है कि टिकटॉक में जो ऑडियंस है वो, हम ऑडियंस ऐसी नहीं है कि वो जो मिडिल क्लास है या इलाइट क्लास है। मेजॉरिटी जब टिकटॉक आया तो जब उसकी ऑडियंस थी वो थी लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर के लोग, यानी कि जिनके पास में रिसोर्सेस नहीं थी, जिनके पास में समय नहीं था, जिनके पास में रिसोर्सेस नाम की तो कोई चीज़ नहीं, साथ में एक सिर्फ मोबाइल था, और वो मजदूर वर्ग के लोग थे जिनको सिर्फ कुछ ना कुछ करके अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचाना था। तो वो यूट्यूब तो इस्तेमाल नहीं कर सके, यूट्यूब में बहुत सारी प्रोसेस है, उसको एक स्क्रिप्टिंग करनी होती है, वहाँ पे बहुत सारा लिखना पड़ता है, एंड तब जाके आप एक अच्छा यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं और फेमस हो सकते हैं। बट टिकटॉक में ऐसी लिमिटेशन नहीं थी। टिकटॉक आपको 15 सेकेंड में आप एक वीडियो बनाते थे, एंड 15 सेकेंड के वीडियो में आप म्यूज़िक डाल सकते थे, थोड़े इफेक्ट डाल सकते थे, जो सिंपल था बहुत कुछ, और आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते थे। अब क्या होता है कि जब आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हो और आपको लगता है कि क्रिंज कंटेंट बहुत आ रहा है, तो आपको बस सिंपल ऑप्शन है कि आप उस कंटेंट के ऊपर दबा के रखें, और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट्स या फिर नॉट इंटरेस्टेड। तो हम नॉट इंटरेस्टेड को दबा दिए, और उसके बाद जब वो कंटेंट आते रहे तो कुछ नहीं, आपको ऐसे 15, 16, 20 या जब तक आपको ऐसे वीडियो आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, आपको 50, 40 के अंदर ही आपको ऐसे वीडियो आएंगे। आपको नॉट इंटरेस्टेड दबाना है, और उस कैटेगरी के वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप उन वीडियोस पे अपना व्यू टाइम भी दे रहे हैं, अगर आपने उसको लाइक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपको पसंद भी नहीं आ रहा, बट आपने उस वीडियो को देखते रहे, उस वीडियो को ख़त्म होने के बाद भी उसको रिप्ले किया और फिर उसको ऊपर कर दिया, फिर उसने आपने ऐसा कंटेंट आया, आपने फिर उसको ऊपर कर दिया, तो उससे क्या होगा कि टिकटॉक को लगेगा कि आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद आ रहे हैं। आप भले उसको लाइक ना करें, उसको शेयर ना करें, बट टिकटॉक को लगेगा कि आपको इस वीडियो को आप पसंद करें, और आपका व्यू टाइम वो कैलकुलेट करेगा कि इनको तो ये वीडियो पसंद आ रहा है, इनको तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना हम इनको इसी प्रकार के वीडियो देते रहे। अब टिकटॉक आपकी लोकेशन आपके सिम से वो डिसाइड करता है कि आपके सिम में टिकटॉक की लोकेशन आपके सिम से वेरीफाई होती है, वो आपके लोकेशन या गूगल लोकेशन से नहीं, वो आपके सिम कार्ड के लोकेशन पे आता है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको बहुत ही ईजी हो जाता है कि आपको वो कौन से कंटेंट है और आपके रीजन के हिसाब से कंटेंट आपके सामने दे। तो प्राइवेसी का तो ये हम कह नहीं सकते, इंटरनेट के युग में प्राइवेसी इज जस्ट अ मिथ। हम इंटरनेट के युग में हम ये मान ही नहीं सकते कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टिकटॉक हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपकी प्राइवेसी को थर्ड पार्टी ऐप्स को बेचती है, जिससे आपको वो प्रॉफिट कमाते हैं, और आपको तो प्रोडक्ट्स दिखाते ही है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है। अगर आप सर्च मारेंगे अमेज़ॉन पे एडिडास शूज़, कुछ देर बाद आपको हर वेबसाइट पे एडिडास के शूज़ ही दिखेंगे, आपको हर जगह वही शूज़ दिखेंगे कि आपको ये शूज़ लेना चाहिए, आपके लिए शूज़ अच्छे हैं, आपने जो सर्च मारा वही आपको दिखते जाएगा। वैसे ही हर जगह यही है कि आपको जो पसंद है उन चीज़ों को आपको सामने दिखाया जाएगा, और आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए मैनिपुलेट किया जाएगा कि आप इस चीज़ को खरीदे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि प्राइवेसी हो गया है, टिकटॉक का हो गया, और फेक रिव्यूज़ पे हम चल रहे थे, तो फेक रिव्यूज़ पे आते हैं। तो देखिए, जब अब टिकटॉक पे जब रिपोर्टिंग हुई, तो टिकटॉक की जो रिपोर्टिंग हुई उसमें कुछ इलॉजिकल फैक्ट्स भी थे, कुछ लॉजिकल फैक्ट्स भी थे। तो लॉजिकल फैक्ट्स को कंसीडर किया गया, प्राइवेसी के मामले के जो थे वो कंसीडर किया गया, और बहुत कुछ कंसीडर किया गया। बट ये हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें आर्टिकल में था इंडिया पोस्ट पे कि किस प्रकार से टिकटॉक ने उस चीज़ को लिया, पर ऐसा नहीं होता है। गूगल अपनी रिव्यू कमेटी को, सबसे बड़े ऐप को रिव्यू करने के लिए देता है, और वो देखता है कि इसमें जो चीज़ बताई है वो इसके साथ में मैच कर रही है क्या, इन कमेंट्स के साथ में मैच कर रही है क्या। तो कुछ कमेंट उसको इनअप्रोप्रिएट लगे, कुछ कमेंट उसको ऐसे लगे कि ये कमेंट इसके साथ में बैठ नहीं रहे, ये यहाँ पे इन चीज़ों का हनन नहीं कर रहे, इन चीज़ों के साथ में इनवैलिड हो रहे हैं। तो फिर वो टेस्टिंग किया गया, जैसे कि बुलिंग भी हो रही थी, टिकटॉक की बुलिंग भी हो रही थी कमेंट्स के द्वारा, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे गूगल ने रिव्यू किया और उस चीज़ को हटाया गया। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसके रिव्यूज़ की वो पढ़ूंगा। डोंट पोस्ट फेक एंड इनएक्यूरेट रिव्यूज़। ठीक है, डोंट पोस्ट द सेम रिव्यू मल्टीपल टाइम्स। अगर आपने एक ही रिव्यू को मल्टीपल टाइम्स पोस्ट किया, जो
गलत भी है और साथ में वो इनवैलिड भी है, तो भी वो स्पैम में गिना जाएगा, ठीक है। डोंट पोस्ट रिव्यू और फॉर द सेम कंटेंट फॉर मल्टीपल अकाउंट्स से एक ही तरीके का रिव्यू मत दे, ये भी वो स्पैम में आ जाएगा। डोंट पोस्ट रिव्यू टू मिसलीड अदर यूज़र और मैनिपुलेट द रेटिंग। रेटिंग को मैनिपुलेट करने के लिए और ऐप डेवलपर के नुकसान के लिए अगर आप रेटिंग या रिव्यू कर रहे हैं तो ये भी पॉलिसी के खिलाफ है, ये भी फेक एंड स्पैम रिव्यूज़ में आएगा। डोंट पोस्ट रिव्यू ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी के लिए आप रिव्यू ना डालें, ठीक है, उसके बिहाफ में आप रिव्यू ना डालें, आपका रिव्यू आप डालें और उसको अप्रोप्रिएट डालें। डोंट मिस रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी और कनेक्शन टू कंटेंट, ठीक है। डोंट मिस रिप्रेजेंट योर आइडेंटिटी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट ना करें, ठीक है। और जो आपका कनेक्शन है कंटेंट के साथ में उसी से रिलेटेड करें। अगर आप उस कंटेंट से जुड़े हुए नहीं हैं या आपने उस कंटेंट को अभी तक एक्सेस नहीं किया है, फिर भी आप अपना दे रहे हैं कि जैसे कि अगर आप कोई ज़िले में रहते हैं और आपका ज़िले में कोई जनप्रतिनिधि है, कोई आपका जो आपकी आवाज़ उठाता है विधानसभा में, लोकसभा में, अगर वो उस इलाके को जानता नहीं तो वो आपकी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। वैसे ही अगर आप उस ऐप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उस ऐप के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं या आप इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर रहे हैं या स्पैम या फेक रिव्यू लिख रहे हैं, तो भी वो स्पैम एंड फेक रिव्यूज़ की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। ऑफ टॉपिक रिव्यू, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल सोशल हार्मोनी को बिगाड़ने वाले आप रिव्यू नहीं कर सकते जो उस ऐप से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें रिव्यू टीम का भी समय बर्बाद होता है, ऐप डेवलपर की जो फीडबैक टीम है उसका भी समय बर्बाद होता है। इसलिए ऑफ टॉपिक रिव्यू के भी बारे में आपको कुछ भी रिव्यू नहीं करना है गूगल प्ले स्टोर पे। ये उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ जाता है, आपका कमेंट डिलीट हो सकता है और साथ ही साथ वो फेक रिव्यू में आ सकता है, ठीक है। आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। आप जैसे कि आपकी कोई कंपनी है और आप जाके किसी भी ऐप में जा रहे और आपकी कंपनी का लिख रहे हैं कि हमारी कंपनी ये देती है वो देती है, जो उस ऐप से रिलेटेड नहीं है, ऑफ टॉपिक ही है ये, और आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बिना गूगल को उसकी जानकारी दिए या बिना गूगल को उसकी पेड किए, यानी कि आप गूगल को पेड नहीं कर रहे ना अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। गूगल जितनी भी हमारी टिकटॉक है, गूगल है या जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें सिर्फ एडवर्टाइजिंग और आपके डाटा के ऊपर कमाई करती है। और अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बिना उसको पे किए तो वो कंसिडर नहीं करेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे किसी को मनी नहीं दे सकते या किसी से मनी नहीं ले सकते और किसी को ऑफ़र भी नहीं दे सकते कि आप हमारे पास आइए और हम आपको ये देंगे, हम आपको ये चीज़ें देंगे, यानी कि आप ऑफ़र नहीं दे सकते वहाँ पे, ठीक है। डोंट ऑफर और एक्सेप्ट मनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ पोस्टिंग रिव्यूज़। अगर आपको बोलता है कि कोई आप ये चीज़ दे दीजिए, आप इतना अच्छा रिव्यू दे दीजिए, हम आपको ये चीज़ देंगे, हम ये ऑफ़र देंगे, तो ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप नहीं तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने एक जोक के तौर पे उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वहाँ पे लिख दिया, तो ये पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हेट स्पीच, सबसे बड़ा मुद्दा, हेट स्पीच। डोंट प्रमोट वायलेंस, कंडेम वायलेंस और incite hatred toward an individual or group based on their race, nationality, ethnic origin, religion, gender identity, sexual orientation, age, disability or any other characteristic that is associated with systematic discrimination or marginalization। क्लियरली बोल दिया गया कि आप किसी के भी खिलाफ उसके जेंडर, उसके कास्ट, उसके ग्रेड या कुछ भी उसकी चीज़ हो जिससे वो एसोसिएट करता है या वो उस चीज़ से रिलेट करता है या उस चीज़ से वो बिलोंग करता है या उस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप उसको उस जगह पे वो रिव्यू नहीं दे सकते, ठीक है। ऑफेंसिव रिव्यू तो यहाँ पे यही नहीं कैलकुलेट नहीं किया जाता कि आप ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करें किसी ऐप के लिए, किसी ऐप डेवलपर के लिए या लोगों के लिए। तो इतना सब कुछ थी गूगल की पॉलिसीज़। तो मुझे उम्मीद है कि जो असली मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे लॉकडाउन में मज़दूरों को घर जाने में तकलीफ़ें हो रही है, हमारे जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, लोगों के अंदर जन जागरूकता की थोड़ी कमी है, साथ ही साथ हमारी सरकार को हमारी मदद चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको ट्रेंडिंग पे रहना चाहिए, जिन चीज़ों को
आज के यूथ ने समझना चाहिए। और अगर यूथ पूरा आ जाए ट्विटर पे और इस चीज़ को ट्रेंड कराए कि मजदूरों को वापस भेजो, ठीक है, अगर वो ट्रेंड करे कि सबको खाना मिले, अगर वो ये ट्रेंड करे वन नेशन वन राशन कार्ड को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और सभी इलाके में सभी लोगों को राशन कार्ड पे अनाज मिल जाए, लोगों को अनाज मिले, लोगों को लॉकडाउन के बाद में उनकी नौकरियां मिले, और सब चीज़ें जिनकी भी मजदूरों को ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है, मिडिल क्लास के लोगों को ज़रूरत है, वो सब चीज़ें लोगों तक पहुँचे। हमको सरकार को वो चीज़ बतानी है, आसपास के लोगों को वो चीज़ समझनी है। अगर हम ये लोग चीज़ें नहीं समझा पा रहे और फालतू की चीज़ें ट्रेंडिंग पे कर रहे हैं यूट्यूब से टिकटॉक, और ये लोग तो मिलियंस बिलियन में कमाई करते हैं और साथ में यहाँ पे जो इंजीनियर काम करते हैं उनको भी बिलियंस पे पेमेंट देते हैं। पर हम लोगों का क्या, हम तो एक नॉर्मल लोग हैं जो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे और चाहते हैं कि लोगों के अंदर, अगर हम लोग चाहते हैं कि सही में बदलाव आए, सही में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बदलाव आए, कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर बदलाव आए, इन्फ्लुएंसर्स के अंदर बदलाव आए, तो हमें सही मुद्दों की तरफ जाना पड़ेगा, ना कि गलत मुद्दों की तरफ अपने आप को भटकाना पड़ेगा। हम गलत मुद्दों की तरफ ही जा रहे हैं और गलत गलत चीज़ों को ही फ्रेम कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, पर हम असली मुद्दों से भटक रहे हैं। जिस दिन हम असली मुद्दों पे आ जाएंगे ना, हमें ना टिकटॉक की ज़रूरत है ना यूट्यूब की ज़रूरत है, हम खुद के डेवलपर्स इस कंट्री में बनाएंगे और खुद की डेवलप की हुई ऐप्स को इस कंट्री में इस्तेमाल करेंगे। विज़न एट ग्लोबल में आपने सब मुझको सुना 10 मिनट तक, मैं आप सबका आभारी हूँ। एंड विज़न एट ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।